स्टडी ह्यूमैनिटीज़। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12th का फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जो है क्लास 12th का। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है ये, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 एंड लास्ट चैप्टर है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी तक अगर हम बात करें तो पार्ट 3 जो है ना आपकी बुक, पार्ट 3 ये ऑल अबाउट मॉडर्न इंडिया के बारे में, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 में ना अभी तक हमने फर्स्ट मतलब आपके पार्ट 3 या बुक 3 में जो फर्स्ट चैप्टर उसमें हमने कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड में हमने ये देखा कि 1757 तक क्या हो चुका है, अभी तक हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आ चुके हैं। उसके बाद क्या हम देखते हैं, उसके बाद मतलब अभी तक हमने देखा कि 1757 तक ब्रिटिशर्स आ चुके हैं। उसके बाद हमने 1857 का रिवॉल्ट देखा। उसके बाद हमने देखा कि 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। अब हम देख रहे हैं कि आज़ादी मिलने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1947 से पहले से बनने लग गया था, मतलब जब ब्रिटिशर्स थे उस समय से ये बनने लग गया था। बाद में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो उस समय पे पहले मुस्लिम्स भी हमारे साथ ही थे, मुस्लिम्स हमारे साथ ही थे पहले वाली जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। लेटर कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में हिंदुओं ने एक साथ मिलकर वो बनाया और उसमें से मतलब मुस्लिम हट चुकी थी क्योंकि पार्टीशन हो चुका था पाकिस्तान का। तो अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना तो बहुत समय से चालू हो गया था, 2 साल कम से कम लगे उसको बनने में। 1946 से आप देखोगे 1946 से बनना चालू हुआ, 1949 को ख़त्म भी हो गया था बन के। 1946 से चालू हुआ था, 1949 को ख़त्म हो चुका था बन के। बट इम्प्लीमेंट कब हुआ, 26 नवंबर को बन के तैयार हो चुका था। बट हमने इम्प्लीमेंट इसे 26 जनवरी 1950 को किया, क्योंकि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज हमने बनाया था। 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज बनाया था और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में या इम्प्लीमेंट किया। तो बेसिकली अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हुआ था एंड नवंबर 1949 तक ख़त्म हो गया था बन के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें इस चैप्टर में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना और कैसे जो डिफरेंट टॉपिक्स थे उस पर कैसे डिबेट्स वगैरह हो रही थी वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को बन के तैयार हो चुका था। एंड अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है, थोड़ा क्रिटिसिज्म को मिलता है, थोड़ा डिस्टिंक्शन है इसका ये कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसके वजह से हमें क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आपका भैया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा क्यों है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लंबा होने के कारण समझ में भी आते हैं, क्योंकि एक तो हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत है, हमारी कंट्री में डिफरेंट क्लासेस के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस समय बनाया गया था जब इंडिया इंडिपेंडेंट के साथ साथ डाइवर्स भी था और डिवाइडेड भी था। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसलिए बनाया गया था कि कंट्री एक साथ रह सके। ठीक है, इसलिए बनाया गया था कि पेन्स टेकिंगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, इतना एफर्ट डाल के उस डॉक्यूमेंट को बनाया गया। अगर हम देखें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसके पास्ट में जो वुंड्स थे, उसके प्रेजेंट में जो वुंड्स थे और फ्यूचर के जो वुंड्स थे, उन सबको एक साथ लेके चलने वाला था। कैसे देखो, पास्ट में हमारे को डिवीज़न का फेस करना पड़ा, हमें पार्टीशन का फेस करना पड़ा। प्रेजेंट में अभी हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स देख रहे थे, कैसे जो पार्टीशन उसके इफेक्ट्स क्या पड़े, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, कितना तहस नहस हो चुकी थी इकोनॉमी, और फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो हैं वो भी हम देखेंगे अभी। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों चीज़ें थी, पास्ट की भी, प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा बना। वो इसलिए बनाया गया कि हमारी कंट्री को एक साथ रखे, एक शेयर्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट लोगों को दे पाए, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी लोगों तक पहुंचा पाए, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा लंबा भी है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक फ्रेम हुआ। और इस समय पे क्या था, इस समय पे जब भी इसके ड्राफ्ट मतलब लिखा जाता था, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता था उसकी कॉपी जैसे ड्राफ्ट बन जाती है ना, वो बन जाती थी। ड्राफ्ट होता था, हर क्लॉज टू क्लॉज के ऊपर डिस्कशन होता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे। और असेंबली में भी अगर हम बात करें तो असेंबली जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिफरेंट कमिटीज़ हुआ करती थी। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना वो रेगुलर नहीं बैठती थी, बल्कि सेशंस में। सेशंस का मतलब हो गया कि 10 दिन एक सेशन हुआ, 12 दिन एक सेशन हुआ, तो ऐसे टोटल 11 सेशंस हमारे हुए हैं, 11 सेशंस हमने किए हैं। और ये 165 डेज तक हमारी जो पूरी है सेशन की सिटिंग चली है। और
मतलब 165 डेज टोटल हैं और 11 सेशंस हुए हैं, 11 सेशंस हुए जिनमें 165 डेज लोग बैठे। ठीक है, उसके साथ हम देखते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे हैं एंड इसलिए बहुत ही ज़्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। हम पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में भी हम देख के आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफरेंट चीज़ें डाली गई हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के में रहने वाले लोगों के थॉट्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं बताया हुआ है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एक बहुत ही ज़्यादा टिमल्टस टाइम था। अब देखो ये हेडिंग है टिमल्टस टाइम। टिमल्टस का टाइम मतलब एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला समय, बहुत ही ज़्यादा एक हलचल वाला समय, एकदम गड़बड़ वाला समय टिमल्टस टाइम होता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो ये नहीं था कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा पीसफुल थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, नहीं। उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय पे, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही हो, उस समय पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। क्या प्रॉब्लम चल रही थी? सबसे पहली प्रॉब्लम तो एक तो हम अभी हम आज़ाद हुए, तो आज़ाद के साथ साथ हम डिवाइड हुए थे, तो पार्टीशन का और फ्री होने का ये प्रॉब्लम चल रही थी। दूसरा, जो पहले मूवमेंट चल चुके थे उसकी मेमोरी अभी भी लोगों के दिमाग में एकदम फ्रेश थी। देखो क्या, एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में चला। 1942 में आपको याद होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट चला, और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ही हमारे को आज़ादी मिली है। जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिप्स मिशन के बाद हम आज़ाद हुए, बहुत कैबिनेट प्लान्स वगैरह हुए, उसके बाद हम लोग आज़ाद हो चुके थे। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि गांधी जी भी मर गए थे। तो हम देखते हैं कि हम लोग अभी अभी आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद क्या होता है कि हम लोग अभी अभी हमने क्विट इंडिया मूवमेंट का स्ट्रगल हमें याद है। उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने फॉरेन एड ली थी। फॉरेन एड ली थी क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए थी, तो उन्होंने बाहर से मदद ली, वो हमारे को अभी याद था। ठीक है, तो और उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि रॉयल इंडियन नेवी जो बॉम्बे में थी, वो बॉम्बे में बढ़ी। रॉयल इंडियन नेवी ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा बॉम्बे में, और उसके साथ साथ फिर वो और सिटीज़ में भी फैल गई थी। फिर हम देखते हैं कि मास प्रोटेस्ट, वर्कर्स वगैरह भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गया कि भैया कौन पहले इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ है। अभी आपको इसमें आप देखो कि सबसे पहले आप एक हेडिंग आप इसमें देखोगे, सबसे पहले हमें 15 अगस्त के बारे में, सिचुएशन के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद हमें सबरा इंडिपेंडेंस से पहले का बताया हुआ है। तो क्या बताया हुआ है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने मदद ली थी, फॉरेन एड ली थी, वो हमें देखने को मिली है। फिर रॉयल इंडिया नेवी हमें देखने को मिली, जो कि बॉम्बे में शुरू हुई, फिर 1946 तक और सिटीज़ तक पहुंच गई, और लेट 1940s तक हम देखते हैं कि मास प्रोटेस्ट करा गया वर्कर्स वगैरह के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। एक स्टैकिंग फीचर इस पॉपुलर अपसर्जेस का था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, मतलब हिंदू और मुसलमान यूनाइटेड थे। इंडिपेंडेंस से पहले हिंदू मुसलमान यूनाइटेड थे, बट जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी ना, ये एक भी नेगोशिएशन में नहीं आ पा रही थी। जो पार्टीज थी, कांग्रेस हिंदुओं को डिपिक्ट करती थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी। तो दोनों पार्टीज नेगोशिएशन में नहीं आ पा रही थी, जिसके वजह से हम देखते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे का डिक्लेरेशन होता है और पार्टीशन हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ग्रेट कलकत्ता किलिंग होती है अगस्त 1946 में, और इसी के बाद क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन डे होता है, उसके साथ साथ पार्टीशन अनाउंस कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के समय ना, एक तो प्रॉब्लम थी कि भैया हम डिवाइड हो चुके थे। ठीक है, उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम थी। माइनॉरिटीज़ की क्या प्रॉब्लम थी कि जो मुस्लिम्स थे इंडिया में और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान में थे, इनके पास दो ही चॉइस थी। या तो एक तो चॉइस थी कि ये वहीं पे रह लें जहाँ पे हैं ये लोग, जैसे मुसलमान अगर इंडिया में हैं, तो वो एक दो चीज़ों का उनको सामना करना पड़ा, या तो उनको कभी भी डेथ हो जाएगी उनकी, या फिर उनकी अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। मतलब अगर वो सोचते हैं कि वो इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे, तो रास्ते में हो सकता है रास्ते में ही उन्हें मार दिया जाए, और अगर वो इंडिया में ही रह जाते हैं तो हो सकता है कि उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो बहुत सारे रिफ्यूजीज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मुसलमान जा रहे हैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, और हिंदू मुस्लिम जा रहे हैं पाकिस्तान के एरिया वाले इंडिया आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी। एक तो प्रॉब्लम हो गई, अगर हम देखें, एक प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई 15 इंडिपेंडेंस के समय पे, एक तो प्रॉब्लम हो गई माइनॉरिटीज़ की, कि माइनॉरिटीज़ को इधर से उधर जाना पड़ रहा है, रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो गई। एक अनदर प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो थी प्रिंसली स्टेट्स की। प्रिंसली स्टेट्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। हम देखते हैं कि
जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो 1/3 ऑफ द एरिया जो था वो किसके कंट्रोल में था, प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के कंट्रोल में था। और ये ब्रिटिश की सुजरेनिटी को जब तक एक्सेप्ट करते थे जब तक ये कंट्रोल में रहते थे। ब्रिटिश की सुजरेनिटी मतलब जब तक ये ब्रिटिशर्स का कंट्रोल अपने ऊपर रहने देते थे, जब तक ये पावर में रहते थे। अब प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स को हमें क्या करना था, अपने अंडर लाना था। तो एक प्रॉब्लम ये थी कि अब या तो ये तो या इनको ना ब्रिटिश क्राउन फ्री रह गया था। ब्रिटिश क्राउन मतलब जब ब्रिटिशर्स गए थे तो इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को एक ऑप्शन दिया था कि आप तो या तो आप इंडिया के साथ जुड़ जाओ, या आप मुसलमान के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट नेशन भी बन सकते हो। ये चॉइस प्रिंसली स्टेट के ऊपर खुद की थी कि प्रिंसली स्टेट जो चाहे वो कर सकती है। तो ये ब्रिटिशर्स उनको दे के गए थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो महाराजास थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के नवाब या महाराजास थे, इन्होंने अपने सपने बना लिए थे कि अब ये क्या करेंगे, ये इंडिया के साथ इंडिया में नहीं जुड़ेंगे और इंडिया से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और जो छोटे छोटे नए नए स्टेट्स बना लेंगे। दिस वॉज द बैकग्राउंड जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल रही थी। मतलब इतनी परेशानियां चल रही हैं देश में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर क्या कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टेशन कर रही हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी एक बार रिवाइज करें तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं पहले पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी। जिसमें हम देखते हैं कि 1942 में हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर 1946 में हम देखते हैं रॉयल इंडियन नेवी का, फिर हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने मदद ली थी, फॉरेन एड ली थी। और 1940s में हम देखते हैं कि 1940s में मास प्रोटेस्ट चल रहा था बाय वर्कर्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, ये हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें हम एक फीचर देखते हैं कि हिंदू मुसलमान तो यहाँ पे यूनाइटेड थे, बट कांग्रेस जो कि हिंदुओं की पार्टी थी और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी यूनाइटेड हम देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल भी एक नेगोशिएशन में आने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे की बातों को बहुत ज़्यादा अपोज करते थे, कॉन्ट्रास्ट में चलते थे हमेशा। फिर क्या होता है कि ग्रेट कलकत्ता किलिंग होती है अगस्त में 1946 में, और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन दे करके पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन होने के बाद दो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। पार्टीशन होने के बाद दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक तो आती है माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम, माइनॉरिटीज़ या आप कह सकते हो रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम आती है, और दूसरी प्रॉब्लम आती है प्रिंसली स्टेट्स की। अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ की तो माइनॉरिटीज़ को दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप यहीं रह जाओ और सडन डेथ का सामना करो और अपॉर्चुनिटी के लॉस का सामना करो। तो बहुत सारे रिफ्यूजीज एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए थे। फिर प्रिंसली स्टेट्स की बात करेंगे तो ये ब्रिटिश सुजेरेनिटी के अंदर थे। ब्रिटिशर जब गए तो इनको ऑप्शन देके गए, या तो आप छोड़ दो, या तो आप क्या करो अपनी टेरिटरी को छोड़ दो, ब्रिटिश के साथ इंडिया के साथ जुड़ जाओ या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ, या आप इंडिपेंडेंट रहो। तो बहुत सारे ड्रीम्स इन लोगों ने बना लिए थे, ये हम देखते हैं। तो इस बैकग्राउंड पे पूरा जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, वो असेंबली है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही है। इतना तो आपको पता चल गया ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, एक ऐसी असेंबली है जिसमें जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे ना, आपको ये पता होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। होता क्या है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, हमें ये पता था ना कि हमारी 11 प्रोविंसेस थी, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस होते थे। मतलब जब ब्रिटेन के कंट्रोल में था इंडिया तो एक प्रोविंसेस होता था और एक हमारी क्या होती थी, एक प्रोविंसेस होती थी और एक हमारी प्रिंसली स्टेट्स होती थी। तो अब क्या होता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब प्रोविंशियल इलेक्शंस क्या मतलब हो गया स्टेट इलेक्शंस। तो मान लो ये एक स्टेट है, इसमें इलेक्शंस हुए। अब इसमें इलेक्शंस होने के बाद क्या होता था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, 1945 से लेके 1946 तक, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हुए। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होने के बाद एक प्रोविंस में जो लीडर्स चुने, उन जो रिप्रेजेंटेटिव चुना, उन रिप्रेजेंटेटिव्स में से मेंबर्स चूज़ किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम देखते हैं कि मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो मेंबर्स गए। तो इनडायरेक्टली चूज़ किए क्योंकि जो प्रोविंसेस थे उन्होंने चूज़ किया था मेंबर्स को, ना कि लोगों ने। तो यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजीज के बेसिस पे ये नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे इसमें कांग्रेस ज़्यादा पावर में थी। मतलब देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डोमिनेट कौन सी पार्टी कर रही है, वो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने सारी जनरल सीट्स अपनाई हुई थी और जो मुस्लिम लीग थी उसको जो मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व थी ना वो मिली हुई थी। बट लीग जो है जो मतलब मुस्लिम लीग थी, एक तो वो बॉयकॉट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, क्योंकि उसका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, ये वो मानती थी
कि वो मांगती थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट करती थी, वो ये कह के कि हाँ हम सेपरेट होंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बंद करो, क्योंकि पाकिस्तान को अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इसलिए वो बॉयकॉट करती थी। वहीं पे जो सोशलिस्ट थी वो ये कहती थी, वो भी ज्वाइन नहीं होना चाहती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि वो कहती थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, ये क्रिएशन है ब्रिटिशर्स का। और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 82% जो थी वो कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस की पार्टी डोमिनेट करती थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस की पार्टी डोमिनेट कर रही है, सारी जो जनरल सीट्स हैं वो कांग्रेस जीत रही है। आप देखना कि 11 में से 8 प्रोविंसेस कंट्रोल कर रही थी बाय कांग्रेस, और मुस्लिम लीग तो अपोज कर रही थी, बॉयकॉट कर रही थी। कांग्रेस हाउएवर, अगर हम कांग्रेस की बात करें ना, तो कांग्रेस ना एक ही पार्टी में एक कोलिशन था, क्योंकि कांग्रेस में डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग एक साथ थे, लेफ्ट भी है, राइट भी है, ठीक है, कम्युनिस्ट भी है, लैंडलॉर्डिज्म भी है, एक साथ सारी पार्टीज एक साथ एक ही पार्टी में, मतलब कांग्रेस पार्टी के वितिन ही ऐसे लोग थे जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज के थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि डोमिनेशन है, बट येट यहाँ पे हम देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन था। ठीक है, हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस मेंबर्स एक साथ चुपचाप नहीं बैठते थे, बल्कि डिस्कशंस होते थे, डेलिब्रेट डिस्कशंस हो रहे हैं पब्लिक भी बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक भी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस को इन्फ्लुएंस करती थी। जैसे हम देखते हैं कि डेलिब्रेशंस जो हैं या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किए जाते थे, प्रपोजल्स पब्लिकली डिबेट किए जाते थे, और क्रिटिसिज्म और काउंटर क्रिटिसिज्म जो प्रेस में होता था ये कंसेंस के बेसिस पे होता था। ऑल्सो पब्लिक से भी पूछा जाता था कि वो अपने व्यूज़ भेजें। जैसे बहुत सारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, वो चाहते थे कि उनकी मदर टंग का प्रोटेक्शन हो, और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो स्पेशल सेफगार्ड्स की डिमांड करते हैं। वहीं पे जो दलित्स हैं वो कहते हैं कि भैया कास्ट ऑपरेशन बंद करो। तो मतलब हम देखते हैं कि सोलली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ही नहीं, बल्कि पब्लिक भी उस समय में जो भी पब्लिक होगी वो भी इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किए जा रहे हैं, प्रेस में भी जो काउंटर क्रिटिसिज्म या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, वो भी पब्लिक देख रही है, पब्लिक अपने व्यूज़ भी भेज रही है। इसमें हमने 3 व्यूज़ देखे कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ थी वो कह रही थी कि हमारी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वो कह रही थी कि हमारे को स्पेशल सेफगार्ड्स दो, और जो दलित थे वो कह रहे थे कि भैया स्पेशल सेफगार्ड्स की हमें ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि भैया अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डोमिनेंट पार्टी थी वो हमने देख ली कि डोमिनेंट पार्टी कांग्रेस है। हमने ये भी देख लिया कि वहाँ पे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए। हमने ये भी देखा कि मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर रही है और सोशलिस्ट भी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। बट अब कांग्रेस है वो डोमिनेट कर रही है, बट कांग्रेस में भी कोलिशन है। ये सब हम देख चुके हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक में। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, भले ही इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, जैसे एक क्लास होती है, भले ही उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट कुछ बच्चों में से क्या होता है 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते स्मार्ट होते हैं, या बहुत ही ज़्यादा टीचर्स की नज़रों के अच्छे होते हैं, टॉपर्स होते हैं। ये कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स भी हम कहते हैं ना, वो। तो ऐसे ही क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट मेंबर्स थे, बट कुछ मेंबर्स जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। नॉट इन द सेंस कि वो पॉलिटिकली तो पावरफुल थे, नॉट इन द सेंस कि वो पैसे से पावरफुल थे, या ऐसे नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो हम 6 मेंबर्स की इसमें बात करने वाले हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस के मेंबर्स थे। कौन कौन से वो 3 कांग्रेस के मेंबर्स, मतलब टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 300 मेंबर्स थे। इन 300 मेंबर्स में से 6 मेंबर्स जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और इसमें इन जो ये 6 इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, इनमें से भी 3 जो थे वो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, जिसमें एक था जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ये 3 मेंबर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब देखो, अगर नेहरू जी की बात करें, नेहरू जी ने क्या किया था, नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन निकाला था, और उन्होंने नेशनल फ्लैग के जो 3 कलर्स होते हैं ना, सैफरन वाइट और ग्रीन, और बीच में जो चक्र व्हील, अशोक चक्र होता है, जो व्हील होता है ब्लू कलर का, ये तीनों चीज़ें जो है नेहरू जी ने बताई थी। एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और एक हमारा कलर। उसके साथ साथ अगर हम वल्लभ भाई पटेल की बात करें, तो ये बिहाइंड द सीन्स काम करा, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पीछे रह के काम किया, बट इन्होंने सेवरल रिपोर्ट्स का काम किया, और इन्होंने 2 अपोजिंग व्यूज़ को एक साथ एक नेगोशिएशन पे लाने का काम भी इन्होंने किया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों, नेहरू जी और हम कह सकते हैं वल्लभ भाई पटेल और हमारे राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों ही कांग्रेस के मेंबर्स थे, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये प्रेसिडेंट थे, उसके साथ साथ इन्होंने कंस्ट्रक्टिव लाइंस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस किए हैं, एंड इन्होंने ये ध्यान रखा कि सारे मेंबर्स को राइट मिलना चाहिए बोलने का। फिर हम देखते हैं कांग्रेस ट्रायो में वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर असेंबली का, मतलब कांग्रेस ट्रायो के अलावा जो इंपॉर्टेंट मेंबर थे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट BR अम्बेडकर थे, जो कि एक लॉयर भी थे, एक इकोनॉमिस्ट भी थे, ठीक है।
है। हम देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट भी थे और ब्रिटिश रूल के समय अम्बेडकर जो है हमेशा से पॉलिटिकल अपोनेंट रहे हैं कांग्रेस के, और महात्मा गांधी जी के कहने पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन किया था, ठीक है। इसी कैपेसिटी में ही सर्व्ड एज अ चेयरमैन, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन भी रहे हैं। अब उन्हीं के अलावा एक के.एम. मुंशी गुजरात से और हमारे कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास से, इन दोनों ने भी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल इनपुट्स किया है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। ये 6 मेंबर्स थे, इनको 2 असिस्टेंट्स दी गई, वो सिविल सर्वेंट, जो कि एक बी.एन. राव हो गए और एक हमारे एस.एन. मुखर्जी जो थे चीफ ड्रॉटमैन थे, ठीक है, चीफ ड्रॉटमैन थे। इन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स को इजी लैंग्वेज में करने की कोशिश करी थी, और बी.एन. राव जो थे एडवाइजर थे। तो अगर मैं इसके पूरे एक नोट्स बनाऊं, तो आप देखोगे कि 300 मेंबर्स में से आप देखोगे कि 6 मेंबर्स दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से भी जो 3 थे वो कांग्रेस के मेंबर्स थे और 3 सेवरल ऐसे मेंबर्स थे। जो 3 कांग्रेस के मेंबर्स थे उसमें जवाहरलाल नेहरू जी, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, एंड ऑल्सो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें 3 जो मेंबर्स अलग से थे वो हमारे हो गए, एक तो बी.आर. अम्बेडकर, एक हो गए हमारे अल्लादी कृष्ण गोपाल स्वामी अय्यर, एंड ऑल्सो हमारे के.एम. मुंशी। ये 3 हमारे जो हैं कांग्रेस के मेंबर नहीं थे बट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे, और इनको असिस्ट करने के लिए 2 मेंबर्स और दिए थे, जो कि एक बी.एन. राव और एक एस.एन. मुखर्जी, ठीक है। यहाँ पे हम देखो अदर चीफ ड्रॉटमैन, मतलब ये क्या करते थे, इनको सेवरल लैंग्वेजेस आती थी, तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस को, लीगल लैंग्वेजेस को सिंपल लैंग्वेज में प्रपोजल कर देते थे ये। अब अंबेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के लीडर भी थे, और 3 साल इनको लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, लिखने में। 11 बल्कि वॉल्यूम्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और जो नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो उनके व्यूज़, डाइवर्स पॉइंट, सब कुछ एक साथ इंक्लूड किया गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं द विज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का विज़न था ये किस में रिप्रेजेंट किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। 13 दिसंबर, याद रखना, 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अपनी इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये एक मोमेंटस रिजोल्यूशन था, जो कि आइडियल्स को, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ आइडियल्स थे, उन आइडियल्स को इन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया था, और ये 13 दिसंबर 1946 में बने। अब इसमें 3 आइडियल्स बताए गए, इंडिपेंडेंस, सोवरेन और रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट, सोवरेन, रिपब्लिक, ये 3 आइडियल्स थे। और यहाँ पे बोला गया कि भैया कंट्री इंडिपेंडेंट रहेगी, भैया सोवरेन रहेगी, मतलब कोई एक्सटर्नली इसको कंट्रोल नहीं करेगा, और रिपब्लिक रहेगी। ये 3 आइडियल्स थे। उसके साथ साथ इसमें यहाँ बोला गया कि सिटीजन्स को जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम भी दिया जाएगा, और एडुकेट सेफगार्ड्स दिए जाएंगे माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को, ट्राइबल्स को भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव्स दिए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि कंट्री को चलाने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो उसमें सबसे पहले 3 आइडियाज़ बताए गए, फिर बताया गया कि सिटीजन को जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रीडम दी जाएगी, और सेफगार्ड्स दिए जाएंगे माइनॉरिटीज़ को, ये सब बताया। इसमें बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, टू डू लिस्ट बना लेते हैं ना कि हमें ये चीज़ें फुलफिल करनी है, वैसे ही ये एक तरीके की टू डू लिस्ट थी कंट्री की। बट आप एग्जाम में टू डू लिस्ट ना लिख के ऑब्जेक्टिव्स लिखना कि ऑब्जेक्टिव्स थे, ये फुलफिल हमें करना था, ये चीज़ें हमें फुलफिल करनी थी, या फिर हमें इन चीज़ों को मेंटेन करना था। जैसे हम इंडिपेंडेंट हो गए था, तो हमें इंडिपेंडेंट रहना था, सोवरेन रहना था, मतलब बाहर का किसी का कंट्रोल हमें नहीं रखना था, और रिपब्लिक रहना था, ठीक है। अगर हम बात करें, नेहरू जी ने इंडिया के एक्सपेरिमेंट को एक ब्रॉड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रखा है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि उनका माइंड अब अपने व्यूज़ को समझाने के लिए ना, इन्होंने क्या किया, जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने एक स्पीच थी, और इसका स्पीच का टाइटल था वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी। अब आपको ये पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना बहुत सारी चीज़ें बाहर से उठाई हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बाहर से उठाई हैं। जैसे DPSP भी जो है हमारे खुद का नहीं है, ये DPSP भी हमने बाहर से लिया है, ठीक है। हमने रशिया से बहुत सारी चीज़ें, सोवियत यूनियन से, मतलब जो रशिया है या सोवियत यूनियन है, इससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो अपनी स्पीच पे वो बताते हैं कि माई माइंड गोज बैक टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट हैव गॉन बिफोर एंड ऑफ व्हाट टुक प्लेस एट द मेकिंग ऑफ ग्रेट अमेरिकन नेशन। तो यहाँ पे वो 3 जगहों की बात करते हैं। एक तो अमेरिका की बात करते हैं कि कैसे अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कितना कितना वो होने के बाद भी अमेरिका ने अपना 150 साल की जो है उसने अपना रिवॉल्यूशन करा। फिर वो बताता है कि फिर वो बोलते हैं कि मेरा जो दिमाग है वो पेरिस पे जाता है, कैसे वहाँ पे जब किंग
ने अथॉरिटीज़ ले ली थी और किंग ने वहाँ पे क्या किया था कि हाउस को अबॉलिश कर दिया था। तो टेनिस कोर्ट में सारी उन्होंने ओथ ली। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे कि हम फर्म हैं, हम रिजॉल्व हैं, हम सब चीज़ें अडॉप्ट करेंगे बट हम कॉपी नहीं करेंगे, वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी। ठीक है, उन्होंने सर्टेन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स वगैरह भी बताए। उन्होंने बताया कि हम डिफरेंट जगहों से डिफरेंट चीज़ों को लेंगे पर हम कॉपी नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से उन चीज़ों को सबमर्ज कर लेंगे। ठीक है, नेहरू जी की स्पीच में हम देखते हैं, बताते हैं कि नेहरू जी बताते हैं कि वो पास्ट को देखते हैं एंड वो ओरिजिन्स बताते हैं। पास्ट में वो जब वो पास्ट की सोचते हैं ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बाद में बना और अमेरिका वगैरह का कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन चुका था, तो वो पास्ट में सोचते हुए वो बोलते हैं कि अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देख लो कि कितनी मेहनत के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बने, फिर कि कितनी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए यहाँ पे लोग लड़े। फिर मोमेंटस नेचर ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट वाज एम्फसाइज बाय लिंकिंग इट टू रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन द पास्ट। मतलब इसमें नेहरू जी क्या दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने बताया कि अमेरिका और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को ही देख लो कि कितनी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए डिमांड करी लोगों ने, फिर जाके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऐसे ही इंडिया को वो ज्वाइन करना चाहते हैं रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स के साथ, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के साथ, जो पास में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को नेहरू जी यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के साथ। बट नेहरू जी ये नहीं कह रहे हैं, but Nehru was not suggesting that these events were to provide any blueprint for the present। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि ये आइडियाज़ हैं, इनको हम मैकेनिकली बोरो नहीं करेंगे, इनको हम मैकेनिकली बोरो नहीं कर सकते और अप्लाई नहीं कर सकते इंडिया में, बल्कि वो क्या करेंगे, इनको उठा के इनको अपनी चीज़ों के हिसाब से इनको लगाएंगे। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश है इंडिया में, उसको हम क्या करेंगे, लोगों के टेम्पर के साथ इसको लगाएंगे एंड सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसलिए ये नेसेसरी है कि हम वेस्ट के लोगों से समझें, उनके अचीवमेंट से, उनके फेलियर से, बट वेस्ट भी हमारे एक्सपीरियंस से समझेगा। और जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, to fuse liberal ideas of democracy with the socialist idea of economic justice and readapt and rework all this idea within the Indian context। मतलब हम सब कुछ कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, वेस्ट से चीज़ें उठा के उनको रीअडेप्ट करेंगे, उनको रीवर्क करेंगे और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिट करेंगे। बेसिकली ये पूरा उनका इस स्पीच में कहना था कि हम कॉपी नहीं करने वाले हैं, हम अगर बाहर से कुछ चीज़ें ले भी रहे हैं तो वो हम क्या करेंगे, उनको रीअडेप्ट करेंगे, उनको रीवर्क करेंगे एंड उसके बाद हम उसको अपनी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब द विल ऑफ पीपल, अब क्या होता है यहाँ पे विल ऑफ द पीपल में हम बात करने वाले हैं सोमनाथ लहरी जी की। वो कहते हैं कि भैया जो आप ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रहे हो ना, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसका हाथ है, ब्रिटिशर्स का हाथ है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब थे तब से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती आ रही है, तो इसमें ब्रिटिशर्स का हाथ है। ही थस अर्ज द मेंबर्स एंड इंडियंस इन जनरल टू फुल्ली फ्री देम फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल ऑफ इंपीरियल रूल। तो जो सोमनाथ लहरी थे, जो कि कम्युनिस्ट मेंबर्स थे, उनका ये मानना था कि ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये क्रिएशन है किसकी, ब्रिटिशर्स की। एंड वो इसलिए वो इंडिया के लोगों से ये कहते थे कि भैया पहले तुम अपने आप को उनके इन्फ्लुएंस से फ्री तो करवाओ, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसमें तुम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हो, पहले यही हटाओ, क्योंकि ये तो ब्रिटिशर्स की क्रिएशन है। ठीक है, और फिर वो कहते हैं एंड इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय जवाहरलाल वाज इन प्लेस बट इट कुड ओनली ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वाइसरॉय इन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। तो लहरी जी जो है वो ये कहते हैं कि जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो उस समय क्या था, जो जवाहरलाल नेहरू जी थी उनकी इंटरिम गवर्नमेंट मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट थी। तो वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि उस समय लहरी जी कहते हैं कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जी भले ही उनकी खुद की गवर्नमेंट थी, बट वो सब कुछ क्या है, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही चल रहा था सब कुछ, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो चीज़ चाहते थे उसी को वो ऑर्डर कर पा रहे थे, वरना जवाहरलाल नेहरू जी नहीं कर पा रहे थे। तो वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी एक्सॉर्टेड हिज कलीग्स टू रियलाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ब्रिटिश मेड। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है, ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई है एंड वर्किंग द ब्रिटिश प्लान्स एट द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट। और हम ऐसे ही प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स चाहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सोमनाथ लहरी जी जो कि कम्युनिस्ट मेंबर्स थे, उनका ये कहना था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसको हटाओ, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई है और इसको हटाने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की जब इंटरिम गवर्नमेंट थी, भले ही जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, बट कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का। इसी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है भले ही हम बना रहे हैं, पर ये है किसकी, ये ब्रिटिशर्स का क्रिएशन है। अब क्या होता है
इन्हीं की बातों को इसमें ना, इस पूरे चैप्टर में यही दिक्कत है कि यहाँ पे ना हमें लोगों की बातों के बारे में पढ़ना है। तो आपको लोगों के नाम और उनके पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर याद होने चाहिए। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, और जिसमें हमने देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं, उसमें उन्होंने 3 आइडियाज़ दिए। उसके बाद हम उनके व्यू देखते हैं, उनकी स्पीच देखते हैं। अब हमने सबसे पहले इंसान को देखा है, पहले इंसान के व्यूज़ को देखा है, जो कि हैं हमारे सोमनाथ लहरी। आप याद करो, अपने कॉपी में नोट कर लो नाम, ठीक है। सोमनाथ लहरी वो किस व्यू पे थे, वो ये चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उस पर किसका हाथ है, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का हाथ है। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का इसका हाथ है डेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी डेलिब्रेशन डिस्कशन हो रहे हैं, इसमें किसका हाथ है, ब्रिटिशर्स का हाथ है। और इसलिए वो मेंबर्स को ये कहते हैं कि आप पहले अपने आप को पूरी तरीके से फ्री करवाओ इनके इन्फ्लुएंस से, इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हटाओ, ठीक है। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी 1946 से 1947 के बीच में बनी थी, जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में। तो पहले आप ये अपने आप को इन्फ्लुएंस से फ्री करो ब्रिटिशर्स के, उन्होंने ये सब कहा। और उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ब्रिटिश मेड है, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई है, तो इसको हटाओ। तो वहीं पे हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो क्या कहते हैं, जो कि वो कहते हैं कि मोस्ट नेशनलिस्ट लीडर हैड वांटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वो कहते हैं कि सारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहते थे। नेहरू जी कहते हैं कि हाँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, इसका बर्थ जो है वो कब हुआ था, ऐसी कंडीशंस में हुआ था कि कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जब ब्रिटिशर्स थे। वो एडमिट करते हैं कि हाँ, इसका जो ओरिजिन है ना, ये जब हुआ था जब ब्रिटिशर्स थे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, तो इसका बर्थ ब्रिटिशर्स के थ्रू हुआ है। बट वो कहते हैं बट अगर हम ये याद रखें, हमें जो सोर्स है कि जो असेंबली है, इसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है, इसके लोगों से मिल रही है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। वो लहरी जी को एक तरीके से उनके बीच में कन्वर्सेशन से समझ लो आप, कि लहरी जी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हटाओ, तो नेहरू जी क्या कहते हैं, हाँ मैं वो कहते हैं कि लहरी जी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई है, तो उसको हटाओ। तो नेहरू जी कहते हैं हाँ, ये बात सही है कि ये ब्रिटिश के द्वारा इसका बर्थ हुआ है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे तब ये बनी थी। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है, इसके लोगों से मिल रही है। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्यों बनाया गया था, वो एस्पिरेशंस जो लोग इंडिपेंडेंस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इक्वलिटी के लिए, जस्टिस के लिए लड़े हैं, ये उनकी एस्पिरेशंस को शो करता है, ठीक है। तो जब सोशल रिफॉर्मर्स 19th सेंचुरी में जो अपोज करते थे चाइल्ड मैरिज को, विडोज़ की मैरिज को, तो मतलब आप देखो वो क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भले ही ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई है, पर यहाँ पे हम व्यूज़ किसके देख रहे हैं, यहाँ पे हम चीज़ें किसके देख रहे हैं, हम लोगों की विल देख रहे हैं, हम लोगों के एस्पिरेशंस फुलफिल कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, इसका काम क्या है, लोगों के एस्पिरेशंस फुलफिल करना। जो सोशल ऑब्लिगेशंस थे, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कैंपेन किया था हिंदुइज्म के लिए। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में, इन्होंने डिप्रेस कास्ट के लोगों की सफरिंग्स को पॉइंट आउट किया था। वहीं पे जो हमारे अगर हम देखें सोशलिस्ट जो वर्कर्स थे, इन्होंने भी इकोनॉमिक सोशल जस्टिस की बात करी थी, ठीक है। इनफैक्ट द डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन की डिमांड थी, वो ना अगर हम देखें कि लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन की डिमांड थी, वो ब्रिटिशर्स के समय से ही चलती आ रही है। जैसे 1909, फिर 1990, 1919, 1935, इस समय पे क्या था, ये गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडियाज़ हैं। इसमें हम देखते हैं कि ग्रेजुअली जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वो बढ़ने लगा था। एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड 1919 ऑलमोस्ट इंटायरली गवर्नमेंट एंड एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो बेसिकली इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि इसमें इस पूरे पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि भले ही ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई हो ब्रिटिशर्स के द्वारा, पर हम देखते हैं कि हर कुछ समय के बाद जो इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, लेजिस्लेचर में, वो बढ़ती जाती है। हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस हुए 1937 में, इसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस का 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस का रूल था। तो भले ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसी के भी द्वारा बनाई हुई हो, ब्रिटिशर जब थे तब बनाई गई हो, बट हम यहाँ पे एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए बैठे हैं लोगों की, और यहाँ पे हम लोगों की विल को देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये बताया हुआ है। हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफाइनिंग राइट्स। इसमें हम देखते हैं कि राइट्स लोगों के लिए क्या थे, सिटीजन्स, मतलब हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। हम डिफरेंट आंसर्स देखते हैं। नेहरू जी ने पहले ही बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों की विल दिखा रहे हैं, लोगों की एस्पिरेशंस दिखा रहे हैं। तो अब लोगों के पैशंस को, जो भी मासेस के
मासेस में जो पैशन था उसको हमें दिखाना था। तो अब हम सबसे पहले प्रॉब्लम थी जब प्रॉब्लम विथ इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो अब इसमें ना, अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है कि जो जैसे एक कम्युनिटी है, मान लो एक कम्युनिटी है मुसलमान की कम्युनिटी, तो मुस्लिमों की कम्युनिटी, तो मुस्लिमों की कम्युनिटी सिर्फ मुस्लिम लीडर को ही वोट करेगी। मतलब जो वोट्स होंगे वो ये नहीं होगा कि कोई भी पर्सन किसी को भी वोट दे रहा है, नहीं, आप किसी रिलीजन के हो, आप उसी रिलीजन के, उसी कम्युनिटी के लोगों को आप वोट दोगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा कम्युनल रीज़न हो गया, सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कम्युनलिज्म आ जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 27 अगस्त 1947 में बी पॉकर बहादुर, ये मद्रास के थे, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्ली करी कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। ये क्या कह रहे थे कि हाँ भैया, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को जैसे डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो अपने अपने रिलीजन को ही सिर्फ वोट दें, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। ये कहते थे कि माइनॉरिटीज़ हर जगह एग्जिस्ट करते हैं और माइनॉरिटीज़ को आप हटा नहीं सकते, तो उनको एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क देने की ज़रूरत है और हार्मोनी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। और उनको हार्मोनी कब मिलेगी, जब आप क्या करोगे, उनको पॉलिटिकल सिस्टम में रिप्रेजेंट करोगे। और वो कैसे करोगे, जब आप उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाओगे। तो सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही जो है माइनॉरिटीज़ को या मुसलमानों को, एक उनकी ये बी पॉकर बहादुर कहते हैं मुसलमान थे, तो मुसलमान क्या था, इंडिया में माइनॉरिटीज़ थी उस समय पे। तो उनका ये कहना था कि माइनॉरिटीज़ को आप हटा तो सकते नहीं हो, माइनॉरिटीज़ को आपको पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो माइनॉरिटीज़ को पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में इंक्लूड करने का एक ही तरीका है कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाओ। उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्ली ये करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाओ। बहादुर जी को लगता था कि नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिमों की चीज़ें नहीं समझ सकते, वो मुस्लिम लोगों को नहीं समझ सकते, मुस्लिम लोगों की क्या क्या चीज़ें होती हैं, मुस्लिम लोगों के क्या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको नहीं समझ सकते। इसलिए ये कहते थे कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट बनने चाहिए। ये जो डिमांड थी ना इनकी, बी पॉकर बहादुर की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, इसके वजह से बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा डिबेट्स चालू हो जाते हैं। कुछ जो नेशनलिस्ट थे वो सेपरेट इलेक्ट को एक ऐसा मेजर देखते थे जो ब्रिटिशर्स का था। मतलब जो बी पॉकर बहादुर का तो ये मानना था कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट्स होनी चाहिए क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं पे कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो उनका ये मानना था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की, इसके ये एक तरीका है उनका डिवाइड एंड रूल का, ठीक है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी जब ब्रिटिशर्स से तभी से आ गया था। अब इसमें आर.वी. धोलेकर जो हैं वो बहादुर को कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट दे एल्यूड यू टू अ लॉन्ग लल, गिव इट अप नाउ देयर इज नो वन टू मिसगाइड यू। तो आर.वी. धोलेकर क्या कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इट दे, यहाँ पे दे कौन है, ब्रिटिशर्स के बारे में बताया हुआ है कि ये जो तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स के, वो बहादुर से कहते हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की तुम बात कर रहे हो ना, ये तुम्हें एक कैंडी सी पकड़ा गए हैं और तुम्हें बोल गए हैं कि तुम इसको यूज़ कर लो। पर वो बहादुर से कहते हैं कि तुम इसको छोड़ दो, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग छोड़ दो, अब तुम्हारे को कोई भी नहीं है यहाँ पे मिसगाइड करने के लिए। मतलब ब्रिटिशर्स मिसगाइड करके चले गए कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स बहुत अच्छी चीज़ है और बी पॉकर बहादुर इसको मान भी रहे हैं। बट आर.वी. धोलेकर क्या कह रहे हैं कि ये तो एक मिसगाइड करने का तरीका है, मिसगाइड करने का तरीका था ब्रिटिशर्स का, अब तुम इसको छोड़ दो, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड है इसको छोड़ दो। पार्टीशंस हैड मेड नेशनलिस्ट फ्रीक्वेंटली अपोज टू द आइडिया, जो पार्टीशन हुआ था ना उसके वजह से नेशनलिस्ट देवर अपोज टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स। उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या करेगा और पार्टीशन कर सकता है, कम्युनलिज्म को डिराइव करेगा। तो इसलिए उनको ये डर था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हुए तो सिविल वॉर होंगी, राइट्स होंगे और वायलेंस होगा। इसलिए बहुत सारे नेशनलिस्ट देवर अपोज द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। उनको लगता था कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक एज अ पॉइजन है जो कि एंटर कर चुका है बॉडी पॉलिटिक्स में ऑफ अर कंट्री में। ऐसा किसने कहा, सरदार पटेल ने कहा था। सरदार पटेल का व्यू था सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का एक पॉइजन की तरह है जो कि पॉलिटिक्स में एंटर हो चुका है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के डिमांड में फेवर में नहीं थे। अरे बंद कर दे यार, तो पढ़ते पढ़ते आवाज नहीं कर। तो अभी तक हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे डिफरेंट व्यूज देखे। पहले हमने बी पॉकर बहादुर के व्यू देखे, फिर हमने आर.वी. धोलेकर के व्यू देखे, फिर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यूज देखे जिसमें उन्होंने इसको पॉइजन बताया। आर.वी. धोलेकर ने कहा कि अब तो मेरे को कोई भी नहीं है मिसगाइड करने के लिए, इसको इसकी डिमांड छोड़ दो। अब हम देख रहे हैं दूसरी पर्सन की व्यू जो कि हैं गोविंद बल्लभ पंत। इन्होंने भी कहा कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है ना ये नेशन के लिए ही नहीं बल्कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। और वो कह रहे हैं कि बहादुर से एग्री कर रहे हैं कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी की सक्सेस हुआ है डिफरेंट सेक्शंस के बीच में
कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ है। वो कहते हैं कि हाँ, हर सिटीज़न को एक फ्री स्टेट में एक ऐसे मैनर पे होना चाहिए कि वो मैनर पे इस तरीके से उनको सेटिस्फाई होना चाहिए कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको जो सेंस ऑफ स्पिरिचुअलनेस है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो हो। एंड मेजोरिटी कम्युनिटी की भी ऑब्लिगेशन है कि वो समझें माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम और वो एम्पथाइज करते हैं विद देयर एस्पिरेशन। येट पंत वो अपोज करते हैं सेपरेट इलेक्टर्स को, मतलब वो पोकर की बात मानते हैं कि भैया हाँ, माइनॉरिटीज़ जो मेजोरिटीज़ हैं वो भले ही मुस्लिम्स की माइनॉरिटीज़ की बात नहीं समझते, बट वो कहते हैं कि मेजोरिटीज़ को भी अब क्या होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ की बात समझनी चाहिए। और पंत भले ही वो पोकर के कुछ कुछ आइडियाज़ को मानते हैं, वो कहते हैं कि भैया हाँ, वो एग्री करते हैं कि हर सिटीजन्स के खुद के एक सेल्फ रिस्पेक्ट के, एक सेल्फ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट के राइट होने चाहिए। वो कहते हैं, पर वो कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है, एक सोसाइटियल डिमांड है, ये नेशन के लिए नहीं बल्कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी हार्मफुल है। एंड ये क्या करेगा, परमानेंटली आइसोलेट कर देगा माइनॉरिटीज़ को, इनको इतना वल्नरेबल बना देगा कि बाद में ये कभी भी गवर्नमेंट के सेम में इफेक्टिव अपनी बातें नहीं रख पाएंगे। गवर्नमेंट की कोई बातें हुआ करेंगी तो जो माइनॉरिटीज़ हैं कभी भी ये अपनी इफेक्टिव बातें नहीं रख पाएंगी। ये किसका व्यू था, गोविंद पंत का। तो हमने 4 व्यूज़ पढ़े। पहले हमने बी पोकर बहादुर के देखा, जिनको ये कहना था कि आप माइनॉरिटीज़ को हटा तो नहीं सकते, तो वो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में इंक्लूड करने के लिए उनको सेपरेट इलेक्टेड्स दो। उन्हीं के उनको रिप्लाई करा आरवी धोलेकर ने। उन्होंने कहा कि अब हमारे को मिसगाइड करने के लिए कोई नहीं है, ये तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड रूल करने के लिए, इसको छोड़ो। वहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक पॉइजन की तरह है जो कि पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया में एंटर कर चुका है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अगर तुम्हें पीस चाहिए ना तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड छोड़ दो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा, बस कुछ नहीं होगा कि राइट्स हो जाएंगे, वॉयलेंस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। और वहीं पे हम गोविंद वल्लभ पंत के व्यूज़ देखते हैं, जो कि ये कहते हैं कि हाँ, ये जो गोविंद वल्लभ पंत एग्री करते हैं कि भैया हाँ, माइनॉरिटीज़ के राइट्स बहुत ज़्यादा दब जाते हैं, बट ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड है, ये नेशन के लिए नहीं बल्कि पूरी माइनॉरिटीज़ के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इसके वजह से लोगों के बीच में, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लोगों के बीच में क्या है, डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे। एंड ये लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका ये कहना था कि जो ये आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे हो ना, ये सुसाइड की तरह है। सुसाइड क्या होती है, सुसाइड में आप अपने आप को ही हार्म पहुंचा लेते हो। तो वो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ अगर ये डिमांड रख भी रही है ना, तो ये वो अपने आप को खुद को हार्म पहुंचा रही हैं, क्योंकि अगर एक बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन गया तो उनका गवर्नमेंट आगे चल के गवर्नमेंट की कोई भी बातों पे उनका से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से वो सेपरेट ही हो जाएंगे। तो ये उनका कहना था गोविंद वल्लभ पंत का। ठीक है। अब हम देखते हैं इन आर्ग्यूमेंट के पीछे भी कंसेंट था। क्या कंसेंट था कि भैया हमें एक यूनिफाइड नेशन बनाना है, यूनिफाइड नेशन स्टेट बनानी है, पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए, उसमें हर सिटीजन भी यूनाइटेड हो। ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट सिटीजन्स, वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन्स को उनके राइट्स देगा, वो सिटीजन्स को सब कुछ देगा, बट सिटीजन्स को भी अपनी लॉयल्टी किसको देनी होगी, स्टेट की कम्युनिटीज़ को देनी पड़ेगी। पॉलिटिकली हाउएवर जितने भी मेंबर्स थे उनको इक्वल दिया जाएगा, बट जो लोग हैं उनको भी कैसा होना पड़ेगा, उनको भी किस तरीके का, उनको भी अपनी लॉयल्टीज़ देनी पड़ेगी, उनकी लॉयल्टीज़ डिवाइड नहीं होनी चाहिए, है ना। पंत कहते हैं कि देयर इज अनहोलसम एंड टू सम एक्सटेंट डिग्रेडिंग हैबिट ऑफ थिंकिंग ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, नेवर इन टर्म्स ऑफ सिटीजन्स। वो पंत जी कहते हैं कि ये बहुत ख़राब आदत है कि हम क्या है, हमेशा कम्युनिटी की सोचते हैं कि भाई अगर हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमानों को ही सपोर्ट करेंगे, हम हिंदू हैं तो हम हिंदुओं को ही सपोर्ट करेंगे। हम कभी भी सिटीज़न की तरह अपने आप को नहीं सोचते। हमें ये रिमेंबर करना चाहिए कि ये सिटीज़न है, हम सिटीज़न हैं, और हमें सिटीजन्स की तरह ही, हम सिटीजन्स ही बेस हैं सोशल पिरामिड का। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कम्युनिटी राइट्स के बजाय हम सिटीजन्स के राइट्स को, सिटीजन्स की लॉयल्टीज़ को देखें। तो अब एक बात और पता होनी चाहिए कि सारे मुस्लिम्स ही सपोर्ट नहीं करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के, जैसे बेगम एजुस रसूल, इनको ये लगता था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि आइसोलेट कर देगी माइनॉरिटीज़ को फ्रॉम मेजोरिटी। एंड 1949 तक हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मुस्लिम मेंबर्स थे कौंसिल असेंबली के, वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट हो गए थे, इसलिए हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चूज़ किया, बल्कि क्या किया, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी थी हमने। तो ये हमारा पूरा सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में था। अब हम देखते हैं वी विल नीड मच मोर देन दिस रिजोल्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमने बता दिया था 13 दिसंबर 1946 में बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब जो
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को वेलकम किया गया, बट वो कहते हैं कि हमें रिजोल्यूशन से ज़्यादा चाहिए। एनजी रंगा जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे, इन्होंने लीडर थे पीजेंट मूवमेंट के, इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो माइनॉरिटीज़ है ना, ये सोशली या रीजनली लेवल पे माइनॉरिटीज़ नहीं बल्कि इकोनॉमिक टर्म्स पे भी माइनॉरिटीज़ होते हैं। मतलब जिनके पास पैसा कम होता है ना, वो रियल माइनॉरिटीज़ हैं। उनका ये कहना था कि पुअर और गरीब लोग हैं ना, वो क्या है, ये रियल माइनॉरिटीज। उनका ये कहना था कि जो लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो लीगल राइट्स दे रहा है सिटीजन्स को, वो वेलकम की जाएंगी, बट जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये लीगल राइट्स का कोई मायना नहीं है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास रहने के लिए नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो मीटिंग्स नहीं कर सकते, वो कॉन्फ्रेंसेज नहीं कर सकते, वो एसोसिएशंस नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उनको प्रॉप्स चाहिए, उनको लीडर चाहिए, ऐसा रंगा का कहना था। अब हमने सबसे पहले हमने किसका व्यू देखा था? हमने देखा था सोमनाथ लहरी का, जिसमें हमने देखा था उनका व्यू, जो कि कम्युनिस्ट मेंबर थे, उनका हमने व्यू देखा। उसके बाद हमने देखा बी पोकर बहादुर का, और अब हम देख रहे हैं किसका? एनजी रंगा का व्यू। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अभी अगर हम बात करें, देखो कि जैसे हम देखते हैं कि एनजी रंगा, तो एनजी रंगा का क्या कहना था वो हम देख चुके हैं कि एनजी रंगा ये मानते थे कि जो रियल माइनॉरिटीज़ हैं वो इकोनॉमिक टर्म्स में, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो रियल माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है, उनका ये मानना था। वो कहते थे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो इकोनॉमिकली वीकन क्लास है, उनको प्रॉप्स और लेडर की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा रंगा का कहना था। रंगा अटेंशन करता है, जैसे गांधी जी ने जो अपनी बीएचयू में जो स्पीच दी थी, उन्होंने कहा था ना कि ये जो नेशनलिज्म है, ये लाइट फिनोमिना नहीं है, बल्कि ऐसी क्लासेस जो कि इस समय पे हॉल में प्रेजेंट नहीं है, जो कि मेजॉरिटी हैं, मतलब जो गरीब क्लासेस हैं, जो मेजॉरिटी हैं, वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, वो तो एसोसिएशंस में आ नहीं रही हैं। तो वैसे ही रंगा ने कहा कि ये जो ब्रॉड मासेस हैं ना इंडिया के, जिनके पास पैसा नहीं है, ये असली माइनॉरिटीज़ है, इनकी तरफ आपको अटेंशन देना चाहिए। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो ऑर्डिनरी मास है कंट्री के। फिर भी ये लोग जो मास हैं, जो ऑर्डिनरी हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। वन ऑफ द ग्रुप मेंशन, एक तो रंगा ने किसको बताया? माइनॉरिटी। एक तो उन्होंने बताया इकोनॉमिक माइनॉरिटीज़, उन्होंने बताया गरीबों को। वहीं पे एक जयपाल सिंह थे जो कि ट्राइबल थे, इन्होंने कहा कि मैं एक आदिवासी हूँ और मैं ये लीगल इंटरेस्ट्स को नहीं समझ सकता। जो रिजोल्यूशन में लीगल चीज़ें बताई गई है ना, मैं नहीं समझ सकता, बट मेरा कॉमन सेंस ये बताता है। वो कहते हैं कि मैं एक आदिवासी हूँ और मैं ये लीगल चीज़ों को नहीं समझ सकता, बट मेरा कॉमन सेंस ये बताता है कि हर किसी के पास राइट है कि वो फ्रीडम को अचीव कर सकता है, वो एक साथ आ सकता है। सर, वो कहते हैं कि अगर इंडिया के लोगों, इफ़ देयर इज़ एनी ग्रुप ऑफ इंडियन पीपल दैट हैज़ बीन शैबिली ट्रीटेड, मतलब जिनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है ना, वो आदिवासी हैं। इनको हमेशा से निगलेक्ट किया गया है, 6000 सालों से हमें निगलेक्ट किया गया है, पूरी हिस्ट्री में हमें निगलेक्ट किया गया है, हमें एक्सप्लॉइट किया गया है। फिर वो कहते हैं कि भले ही हमें कितना भी निगलेक्ट किया गया है, फिर भी मैं जो जवाहरलाल नेहरू जी की रिजोल्यूशन है उनको मानता हूँ, मैं उनको ओबे करता हूँ और मैं उसे मानता हूँ। जो जयपाल सिंह है, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों टाइप्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसी कंडीशंस दो जिससे हम जनरल पॉपुलेशन के लेवल तक आ पाएँ। वो कहते हैं कि हम जो ट्राइब्स हैं ना, जैसे जो पुअर हैं, वो न्यूमेरिकली माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि वो इकोनॉमिकली माइनॉरिटी हैं, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वैसे जो ट्राइब्स है ना, ये न्यूमेरिकली माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इनको डिस्पोजेस कर दिया जाता है, इनको ये फॉरेस्ट से डिप्राइव्ड है, ये प्रिमिटिव, वो बैकवर्ड है, तो इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत चाहिए। आर पॉइंट इज़ दैट यू हैव गॉट विथ मिक्सअप, वी आर विलिंग टू मिस विथ यू। वो कहते हैं कि हमारा पॉइंट ये है कि आप लोग हमसे मिल जाओ, हम तो आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम तो जनरल पॉपुलेशन से जुड़ने के लिए तैयार हैं, आप तो हमसे मिलो। सिंह ने भले ही वो प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग उन्होंने नहीं कही। उनको लगता था कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स लेजिस्लेशन वो बहुत सही है, सेपरेट इलेक्टोरेट सही नहीं है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को ये सपोर्ट नहीं करते थे। तो हमने एनजी रंगा और जयपाल सिंह के व्यूज़ देख लिए। अब वी वर सेपरेट फॉर 1000 ईयर्स। अब यहाँ पे दलित्स की बात आ गई। अब अगर हम बात करें कि नेशनल मूवमेंट्स में अंबेडकर जी हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखते थे। इनका ये कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। महात्मा गांधी ने अपोज किया था इसको। उन्होंने कहा था कि
अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स आ जाएगा तो परमानेंटली सेग्रेट हो जाएंगे माइनॉरिटीज़ डिप्रेस क्लास सोसाइटी से। कुछ जो मेंबर्स थे, जो रिजोल्यूशन था ना अनटचेबल का, ये बहुत ही ज़्यादा गलत था, क्योंकि इनकी जो डिसेबिलिटीज़ थी ये सोशल नॉर्म्स के द्वारा थी। वैसे ही वही बात हो गई सेम कि न्यूमेरिकली माइनॉरिटी में नहीं है, बट सोशली सोसाइटी ने इनको माइनॉरेट कर दिया है। जैसे एन जी रंगा इकोनॉमिकली टर्म्स में बात करें, जयपाल सिंह आदिवासियों की बात कर रहे हैं, वैसे जो अगर हम बात करें अम्बेडकर जी, वो डिप्रेस क्लास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि डिप्रेस क्लास जो है जो प्रॉब्लम है अनटचेबिलिटी के लिए, इसके लिए इनको सेफगार्ड की जरूरत है। पर जो अम्बेडकर जी थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के सपोर्ट में थे, पर महात्मा गांधी ने अपोज किया था इनको। अब हम देखते हैं जे नागप्पा को, जो कि क्या है डिप्रेस क्लास में से ही हैं। वो कहते हैं कि हम इतने समय से सफ़र कर रहे हैं, हम और सफ़र नहीं कर सकते, हमने रियलाइज़ कर लिया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो बताते हैं कि वो पॉइंट आउट करते हैं कि न्यूमेरिकली जो डिप्रेस क्लास है ना, ये माइनॉरिटी नहीं है। 20 से 25% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से कौन है, डिप्रेस क्लास है। फिर भी हम लोगों को बहुत सालों से सप्रेस किया गया है। एंड पार्टीशन के 5 वॉयलेंस के बाद भी अम्बेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करते रहे। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने फाइनली क्या किया, रिजर्वेशन दे दिया और सारे तरीके का जो अनटचेबिलिटी थी उसको अबॉलिश कर दिया। हिंदू टेम्पल्स को सबके लिए अलाउ कर दिया और सारी प्रॉब्लम्स को जो डिस्क्रिमिनेशन की थी उसको हटा दिया। जैसे आर्टिकल आप 14 वगैरह देखोगे ना, तो उसमें जितने भी तरीका से आर्टिकल 15 जो है वो सारे तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है। तो ये हम देखते हैं द पावर्स ऑफ द स्टेट। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम स्टेट की पावर देख रहे हैं। एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत ज़्यादा डिबेट किया गया कि स्टेट को कितनी पावर दी जाएगी। अब जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू में थे कि स्टेट को सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाओ, सेंट्रल को ज़्यादा अथॉरिटी दो। तो 3 लिस्ट बनाएंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन जो है डिसीजन लेता है, स्टेट में स्टेट लेता है और कॉन्करेंट में दोनों लेते हैं। एंड आर्टिकल 356 जो था, इसमें भी सेंटर को पावर दी गई थी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम देखते हैं कि सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था फिस्कल फेडरलिज्म का। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर डिवीजन। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे कंट्री में सेंटर को बहुत ज़्यादा पावरफुल किया गया। तो इसके लिए हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो राइट्स थे, जो टैक्सेस थे, वो सब कुछ किसको दिए गए, सेंटर को दिए गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला टॉपिक है सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। इसमें हम देखते हैं के संतनाम को, जो कि मद्रास के थे। इन्होंने कहा कि पावर को रीएलोकेट करो, पावर को दोबारा से रीएलोकेट करो। उनका कहना था कि ये जो ऑब्सेशन है ना कि सारी पावर किसको दे दो, स्टेट को दे दो और उसको स्ट्रॉन्ग बना दो, ये मिसकंसेप्शन है। अगर स्टेट, वो कहते हैं कि स्टेट ना, अगर आप स्टेट को, सेंटर को ज़्यादा पावरफुल दे दोगे ना, तो सेंटर क्या होगी, टूट जाएगी। सेंटर को कम पावर देने से स्टेट पावरफुल होगी और सेंटर भी पावरफुल होगा। कैसे भैया, सेंटर कैसे पावरफुल होगा? सेंटर इसलिए पावरफुल होगा क्योंकि सेंटर को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देके आपने क्या किया, उसको ओवर बर्डन कर दिया है। वहीं पे अगर सेंटर को कम पावर दोगे तो सेंटर इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि सेंटर जो है टूट सकता है। ठीक है, संतनम को ये लगता था कि जो एलोकेशन ऑफ पावर है ये वुड क्रिपल देम, कि जो स्टेट्स हैं, तो उनको लगता था कि जो एलोकेशन है पावर है ये क्रिपल कर देंगी उनको। जो फिस्कल प्रोविजंस हैं वो एम्पावरिश कर देंगे प्रोविजंस को, क्योंकि मतलब क्या है कि स्टेट के पास खुद का पैसा नहीं होगा, उसको क्या होगा, बार बार जाके किससे मांगनी पड़ेगा, सेंटर से मांगना पड़ेगा। अब वो संतनम कहते हैं कि फाइनेंस के बिना स्टेट कैसे डेवलपमेंट कर पाएगी। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, जहाँ पे यूनिट को सेंटर के पास जाना पड़े और ये कहे, मतलब स्टेट्स को सेंटर के पास जाना पड़े और ये कहना पड़े, क्योंकि स्टेट को तो टैक्सेस का राइट्स नहीं दिया गया ना, टैक्सेस कलेक्ट करने का राइट्स नहीं दिया गया, सेंटर के पास थे सारे राइट्स टैक्सेस कलेक्ट करने के। तो के संतनम कहते हैं कि मुझे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए जहाँ पे जो यूनिट्स हैं, मतलब जो स्टेट हैं, वो क्या कर रही है, सेंटर के पास जा रही हैं। वो कह रही हैं कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है अपने लोगों को पढ़ाने के लिए, सैनिटेशन के लिए, मैं किसी को नहीं कर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ अपनी स्टेट के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए। तो वो संतनम कहते हैं कि मुझे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए जहाँ पे सेंटर को इतना पावरफुल बना दिया गया हो। वो कहते हैं कि अगर सेंटर को इतना ही पावरफुल बनाना है तो फिर तुमने फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों रखा है, यूनिटरी कर दो। यूनिटरी में क्या होता है, सारी पावर सेंटर के पास होती है, फेडरल में पावर डिवीजन होता है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो हम क्या करते हैं, फेडरल सिस्टम को वाइप आउट कर देते हैं और यूनिटरी सिस्टम को ले आते हैं। संतनम कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिवॉल्ट हो सकता है सेंटर के अगेंस्ट। मैनी अदर फ्रॉम द प्रोविंस इको द सेम फियर। सो सबको, और भी लोगों को ये सेम फियर लगता था कि अगर सेंटर को इतना पावरफुल बना देंगे तो सेंटर टूट सकती है। ठीक है, एक मेंबर थे उड़ीसा के जिन्होंने ये कहा था कि सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक।
what we want today is a strong government. The argument for greater power to provinces मतलब states को ज़्यादा पावरफुल बनाओ, ऐसे आर्ग्यूमेंट बहुत समय तक चलते रहे। और जो नीड थी स्ट्रॉन्ग सेंटर की वो अंडरलाइन की गई न्यूमरस एक्वेशंस पे। अम्बेडकर ने डिक्लेयर कर दिया था कि उनको एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड सेंटर चाहिए, मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी हैड सेंटर्ड क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एक्ट 1935 में जो गवर्नमेंट थी इंडिया की वो थोड़ी बहुत पावरफुल हो गई थी। तो वो कहते हैं कि अंबेडकर जी तो वो सपोर्ट में थे कि सेंटर को पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनाओ। रिमाइंडिंग द मेंबर्स ऑफ रियॉट्स एंड वायलेंस दैट वाज रिपिंग द नेशन अपार्ट, मेनी मेंबर्स हैड रिपीटेडली स्टेटेड दैट द पावर सेंटर हैड टू बी ग्रेटली स्ट्रेंथेंड टू इनेबल इट टू स्टॉप कम्युनल फ्रेंजी। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इतना वायलेंस और रियॉट्स जो चलते आ रहे हैं ना, उनको रोकने के लिए सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। इन डिमांड्स को रिएक्ट करते हुए गोपाल स्वामी अय्यर डिक्लेयर करते हैं कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाओ जितना हो सके उतना। वन मेंबर फॉर यूनाइटेड प्रोविंसेस जिनका नाम था बालकृष्ण, उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ही क्या करेगी, वेलबींग एक कंट्री की स्टेब्लिश कर पाएगी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी इम्प्रूव कर पाएगी। पार्टीशन से पहले कांग्रेस ने एग्री किया था कि वो ऑटोनॉमी देगी प्रोविंसेस को, बट अब क्या देख रहे हैं कि सेंटर को ही सारी पावर देख रहे हैं। इसके वजह से मुस्लिम लीग अश्योर कर पा रही थी कि प्रोविंसेस के बदले वेयर द मुस्लिम लीग केम टू पावर द सेंटर वुड नॉट इंटरफेयर। उनका ये कहना था कि जहाँ पे जो मुस्लिम लीग आएगी वहाँ पे सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा, बट सेंटर तो इंटरफेयर कर रहा था। तो एक ऑलरेडी यूनिटरी सिस्टम एबॉलिश कर दिया था। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है वो एक डिस्टिंक्ट पार्ट दिखाता है कि यूनियन ऑफ इंडिया में, मतलब बेसिकली हम देखेंगे कि सेंटर पावरफुल बनाई ही हुई है हमारे इंडिया में स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई है, बट येट सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरे को लगता है कि जो लास्ट टॉपिक है ना, लैंग्वेज ऑफ द नेशन, बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड इसको मैं ना नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। आई होप कि आपको यहाँ तक का पार्ट सब समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक बहुत ईजी है, उसको तो मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। तो ये चैप्टर 2 वीडियोज़ में बन जाएगा, बट लास्ट टॉपिक 15 मिनट का या 5 मिनट का टॉपिक, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 घंटे के अंदर मैंने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।